हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे गुड हैं मॉर्निंग सर? सर। तबीयत ठीक है गुड आपकी? मॉर्निंग। अभी ठीक है, अब काफी ठीक है पहले से। क्या हुआ था सर? हाँ, वही फीवर अचानक से हुआ। और मौसम चेंज हो रहा है ना, साल में एक बार हाँ। होता, साल में एक बार होना भी चाहिए। तो कुछ हुआ भी नहीं था दिसंबर के बाद से। अच्छा, तो मतलब दिसंबर आते हैं तो इंतजार कर रहे थे क्या सर? नहीं, एक बार साल में तबीयत बुखार आता ही है, सबको आता है साल में एक बार। हाँ, वो तो होता है। हाँ, तो मौसम चेंज हुआ है तो इसलिए। तो अभी आराम है? हाँ, अभी काफी ठीक है। और पैर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना सर? पैर में? बोले ना पैर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मैसेज नहीं, दिया था? नहीं, खड़े होने में थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी ना। मतलब क्या अच्छा। हुआ था कि खांसी हो रही थी, खांसी की दवाई दी थी उसने। तो नींद वाली वो थी, जो सिरप आती नींद के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ खाते पीते हैं नहीं जो एडजस्ट कर पाए। तो कोरेक्स में ही नशा हो जाता है मुझे। तो जितनी भी नशे वाली दवाइयां होती हैं वो वीकनेस लाती हैं बाद की। ये थोड़ा सा रहता है। और ज्यादा एंटीबायोटिक ली नहीं मैंने, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने पे आवाज बैठ जाती है। आवाज की वजह से हमने थोड़ा दवाई कम ही ली है। ठीक है सर, केयर करिए। नहीं, अब ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस क्लास का यही था, थोड़ा सा अकेले की वजह से डिस्टर्ब हो ही जाता है। सौरभ, रिजल्ट भी आ गया है क्या? कोई है जान पहचान में आसपास में? क्यों अजय? सर मेरे जो रोल नंबर था उससे नेक्स्ट रोल नंबर का हो गया है। अब पता नहीं किसका था वो। सर मेरे रूम में से एक का हो गया है। अच्छा, एक का हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों लोगों को क्या कमी रही आप लोगों की? हमारी स्पीड में कमी रही सर। हम आंसर स्पीड तो में कमी हमें रही आने है, के बावजूद टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हम। टाइम मैनेज नहीं कर पाए सर हम। बाकी कमी और कहीं नहीं दिखी हमने हमने हमें भी लगा, मैंने सौरभ से आती बात की थी कि सौरभ हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हो सकता था ये, बट हमारी टाइम मैनेजमेंट की कमी रह गई हमारी। या तो हमारा अभ्यास सर कम रहा है इस बार, सर हम हमने पेपर ज्यादा नहीं पढ़ पाए क्वेश्चन करने पूरा। की कोशिश नहीं की। पेपर नहीं पढ़ पूरा पाए पेपर पूरा। पढ़ नहीं पाए। 70 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हम। फर्स्ट पेपर में? यस सर। यस सर, जीएस पेपर में सर लेंथी थे ना बहुत से क्वेश्चन तो, और वो स्पीड नहीं थी, स्पीड होनी चाहिए थी, क्वेश्चन स्पीड लेंथी थे तो उनको स्पीड तो प्रैक्टिस से ही आएगी। मतलब बहुत एकदम फैक्चुअल है। यस आपकी सर। आपको नॉलेज कुछ भी हो, आपको फैक्चुअल से आएगी। और जब चीजें आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तब आएगी। ऐसा नहीं है कि पीछे आईएएस के पेपर में प्रॉब्लम आई है, और ये पीसीएस में भी आई थी, सीसेट वाले पेपर में। ठीक है, जो सेकंड पेपर हुआ था यस सर। उसमें ये प्रॉब्लम आई थी वहां पर। तो जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है वो मुझे जहां तक सामने नजर आ रही है, तो एक तो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, देखो स्पीड कब आती है पता है? स्पीड आपकी तब आएगी जब जब आपको पढ़ने के एक क्वेश्चन को पढ़ने में कम समय लगे। और एक क्वेश्चन को पढ़ने में कम समय तब लगेगा जब आप बहुत फास्ट चीजों को समझ पाओगे, है ना? क्योंकि सिंगल सिंगल सेंटेंस समझोगे, सिंगल सिंगल वर्ड समझोगे तब नहीं आ पाएगा। एक चीज को, ये चीज समझिए आप लोग, कि सिंगल सिंगल सेंटेंस समझोगे। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आया जिसमें एक वर्ड आपको मिल गया, रेड डेटा बुक। एक क्वेश्चन है रेड डेटा बुक, जिसमें आपको एक वर्ड देख दिया, तो आपके दिमाग में पूरा फ्रेम बन जाना चाहिए। जो पूरा क्वेश्चन होगा वो IUCN पे होगा, बायोडाइवर्सिटी पे होगा, है ना, हॉटस्पॉट पे होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे होगा, यही सब सारी चीजों पे ही होगा। तो जब ये कनेक्टिविटी बैठेगी तब फास्ट हो जाएंगी चीजें। तब आपको चीजें पूरी लाइन या वर्ड बाई वर्ड नहीं रटने पड़ेंगे। तब आपको वर्ड बाई वर्ड आपको नहीं रटने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
एक मिनट में कॉल रिसीव कर। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यस सर। फास्ट Yes, sir. होना कोई जादू का खेल नहीं है ना। फास्ट होना कोई जादू का खेल नहीं। जैसे आपने एक चीज प्रैक्टिकली आपने की होगी, जैसे अब कोई ज्योग्राफी की बुक उठाना, चाहे वो सविंदर सिंह हो, या फिर एक बुक आती है छोटी सी महेश बणवाल की, वो उठाना, या इकोनॉमी, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं, हम आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हो, उस सब्जेक्ट की बुक्स को उठाना। तो आप अब जो कहना उसको समझिए। तो आप क्या करोगे, कोई पेज पढ़ोगे ना, तो बहुत जल्दी आप उसको पेज को पढ़ सकते हो। आप सोचोगे नहीं यार इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, इसमें भी नहीं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी में बेसिक क्या है, आपको ये भी पता है इकोनॉमी का बेसिक क्या है, आपको ये भी पता है पॉलिटी का बेसिक क्या है। मैं अपने दौर में जाता हूँ, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी 2019 में 20 में, तो जब हम कोई किताब पढ़ते थे, कैसी भी किताब मिल जाती थी, तो हम उसको लाइन बाय लाइन रटने की कोशिश करते थे। आज कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो मुझे 3 घंटे ज्यादा पढ़ने में लगते हो, बहुत है 3 घंटे। क्यों, क्या पढ़वाएगा वो? मान लीजिए पॉलिटी की किताब सही, प्रेसिडेंट का टॉपिक आया, तो प्रेसिडेंट में ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है ना? कितनी चीजें, मतलब मान लीजिए कि 15% चीजें हैं जो हमारे दिमाग में एकदम नहीं आती हैं। 15%, हम ये नहीं कहते कि हम किसी सब्जेक्ट में 100% है, लेकिन इतना है कि अब हमें लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट का कोई टॉपिक हम कहीं भी पढ़ेंगे तो हमें 85% चीजें पता है पहले से। तो वो पैराग्राफ या वो पेज या वो चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और वहीं जब हम 2002 में जाते हैं या 2001 में जाते हैं, तब हम ये बचपन आप लोगों ने भी किया होगा। मतलब कोई किताब को लेते होगे, बाकायदा बड़े अच्छे से उसको सजाते होगे, फिर लाइन बाय लाइन, हम लोग सब करते हैं बचपन में। तो किताबों में जो लिखा हुआ उसी को सच मान लेते हैं, उसी को रटने की कोशिश करते हैं। अब आपको नहीं लगता है कि आप ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में या पॉलिटी में कोई चीज बुक्स से रटते होंगे? अब आपको मतलब उससे नहीं है कि लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट के बारे में क्या लिखा है, नहीं। अब आपको मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के बारे में लक्ष्मीकांत में कैसा लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आप ये नहीं सोचते होगे कि लक्ष्मीकांत में क्या क्या लिखा है, अब आप ये यस सर। सोचते होगे कि प्रेसिडेंट के बारे में लक्ष्मीकांत में कितना लिखा है। और ये जी तब सर। आता है जब आप चीजों को समझने। देखो यूपीएससी की तैयारी केवल मतलब रटना नहीं है, उसका टाइम मैनेजमेंट भी है, उसकी एक साइकोलॉजी भी है। एक बार हम बुक लेकर आए थे इकोनॉमी की, रमेश सिंह की। तो यकीन मानिए हमने बुक को 10 से 15 मिनट देखी, उसके बाद वो मैंने रख दी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो उसमें ऐसा कुछ हो जो अलग हो। मतलब 10 से 15 मिनट में बुक को हम समझ गए थे कि इसके अंदर कुछ ऐसा खास है नहीं। सर रमेश सिंह में पहला और सेकंड चैप्टर ऐसा है कि बहुत लेंथी दी हुई है, 25-30 पेज में, जब डाटा उसका 1-2 पेज से ज्यादा नहीं है। 1-2 पढ़े पेज से तो ज्यादा नहीं। रमेश सिंह की बुक आप देखना। मेरे एक यस सर। स्टूडेंट आया था तो वो ले गया कि सर आप तो पढ़ोगे नहीं, मुझे पता, हमने हाँ तुम ले जाओ, तो वो ले गया। सही सही कह रहे हैं, 25-30 पेज दिए हुए हैं और डेटा, हाँ 1 पेज, हार्डली 2 पेज, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो वो चीज है कि कहते हैं ना कि चैप्टर की समरी को समझने की कोशिश कीजिए, समरी को। और होता यही है, देखो सब लोग यूपीएससी देंगे आप लोग, और यूपीएससी में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यूपीएससी जो तैयारी करने आते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले भी, वो अपने आप को पहले से ही जिला अधिकारी मानने लगते हैं। ये बहुत बड़ा डिमेरिट होता है। मतलब आप स्टूडेंट से खुद को अलग मानने लगते हो स्टूडेंट से, और जबकि आपको ताउम्र सीखते रहना है, हमेशा आपको सीखना है, सिलेक्शन से पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी।
मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं वो कौन सा दौर आ जाएगा जहां मुझे पढ़ाना रोकना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। तो जो पढ़ने का एक दिनचर्या है वो वो कैसे मैनेज हो पाएगा? मतलब कैसा अलगपन सा लगेगा कि नहीं जी, आज के बाद हमें काम करना है, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है, ये करना है, अब कुछ पढ़ना नहीं है। तो एक अलग सी लाइफ हो जाएगी। मतलब ये डिस्कनेक्टिविटी बहुत ही मतलब एक दर्द भी दे सकती है, दुख पैदा करेगी मन में कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, कुछ सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस आपकी फास्ट तभी हो सकती है जब किसी भी टॉपिक में आपको डीप नॉलेज हो। जब हम क्वेश्चन करते थे यूपीएससी के प्रीलिम्स वाले, तो हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर दे के आगे निकल जाते थे। आप लोग वो चीज पकड़ नहीं पाते थे। हम इसलिए निकल जाते थे क्योंकि हमें उसके बारे में आपसे थोड़ा ज्यादा पता था, है ना, थोड़ा ज्यादा पता। ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ पता था, थोड़ा ज्यादा पता था। तो वही चीज आपसे एग्जाम हॉल में नहीं हो पाई कि आप जब क्वेश्चन को आपने पढ़ा, तो एक तो पहले क्वेश्चन को नजर डालते ही 10 से 15 सेकंड में ये समझ लेना है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे है। कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट का है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करिए। और इस बार जो है दिसंबर फर्स्ट दिसंबर से प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दिसंबर से आपको जी सर जैसे कि अगर हमको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस होगा 1 घंटे में कितने पेज हम लोग को लिख लेना चाहिए मैक्सिमम, स्पीड के मतलब स्पीड रहते हुए स्पीड बढ़ाने के लिए। पेज पेज का तो मुझे 10 नहीं पेज सर, आइडिया है, लेकिन 10 मैं सर 10 पेज, नहीं 10 पेज 1 घंटे में लिख जाने चाहिए सर। देखो 100 पार्ट आते हैं एक पेज में। सुनिए सुनिए, 10 पेज का मतलब ये होता है कोई छोटा लिखता है कोई बड़ा लिखता है, ये क्राइटेरिया ठीक यस नहीं। सर। हम कह रहे हैं कि आपको 12 मिनट में 250 से 300 शब्द लिखना चाहिए। 12 से 13 मिनट में 250 से 300 शब्द ये लिखना है। बल्कि जिस हिसाब से सर क्वेश्चन रहता है एग्जाम के, उस हिसाब से देखा जाए तो एक आंसर को कम से कम 5 मिनट देना चाहिए। 5 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए पूरा। नहीं, आंसर मिनट देना चाहिए, वो ठीक है। तो आपको फिर ये भी सोचना है कि वो तो डिपेंड करता है कितने वर्ड्स में क्वेश्चन है। वो मान लीजिए कोई 60 वर्ड में है, कोई 250 में है, तो टाइम अलग अलग हो गया, है ना। बस आप ये कोशिश करिए अपने से बेहतर कि आप 5 मिनट में ये मान के चलिए आप 100 वर्ड लिख लें 5 मिनट में, 85 to 100 वर्ड 5 मिनट में। इतना स्पीड होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। फिर आपको मैं एक बात बताऊं आपको, स्पीड और वर्ड ये दोनों चीजें सेकेंडरी है। स्पीड आपकी क्या है, शब्द क्या है, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। प्राइमरी ये है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपका 150 वर्ड में, ठीक है, और आपकी स्पीड कम है। आप 150 वर्ड वाली चीज को अगर आप 90 वर्ड में भी अच्छे से लिख देते हो तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? केवल कोई क्वेश्चन आया जो 150 वर्ड में है, और आपके पास वर्ड लिमिट, आज आपको वहां कोई खाना पूर्ति नहीं करना है ना। आप भाई मनरेगा के मजदूर नहीं है कि इतनी जगह दिखनी चाहिए पटी हुई। मतलब आपको जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका आंसर देना है। वो जरूरी नहीं है कि जो 150 वाला क्वेश्चन 100 में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या लगता है? चीजें समझ में वर्ड मायने नहीं रखते, कंटेंट मायने रखता है ना, वर्ड मायने नहीं रखते। जैसे मान लीजिए आज के समय में अगर मनमोहन सिंह बोलते हैं, है ना, और जो आज के हमारे वित्त मंत्री बोलती है, हमारी बात ध्यान समझना, आज की जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और मनमोहन सिंह बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की बात को मीडिया ज्यादा सुनेगा, ज्यादा गौर देगा, ज्यादा कवर करेगा, ज्यादा लोग सुनेंगे मनमोहन सिंह की बात को। और सीतारमण किसी चीज को अगर आधे घंटे में बोलेंगी तो मनमोहन सिंह उसको 5 मिनट बोल के निकल जाएंगे। तो ये तो बात होगी बड़े लेवल की। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी ये है कि आपका कंटेंट जो है वो कितना इजी है
और सबसे इम्पोर्टेंट कितना इजी है और कितना क्वेश्चन रिलेटेड है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या वही है या कुछ और है। मतलब सर क्वेश्चन देखा है, मतलब आंसर को ऐसे लिखना चाहिए कि क्वेश्चन कितना भी टफ हो, आप कितनी आसानी से उसको समझा सकते हैं। यस, बस सिंपल सी बात है, एकदम ये चाहे सही। वो चाहे वो 10 लाइन में हो, चाहे वो 8 लाइन में हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 में हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई शौक थोड़ी है 10 पेज पर 10 लाइन पढ़ने का, बताइए। उसकी कोई शौक है? कोई आजकल ज्यादा टाइम देना चाहता है, आप क्या बोलते हो, यार जल्दी समझाओ, कब शब्दों में समझा दो। मैंने क्या बोला, अगर कोई आपको 200 पेज की फाइल पकड़ा जाए, बोले इसमें पढ़ लेना, मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, बोलोगे बात सुन यार, मुझे बता दे भाई, फाइल लिए जाओ अपनी ऐसी, या एक पेज में लिख के दे दो। तो कोई भी ज्यादा, आप साइकोलॉजी को समझिए ना, कोई भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी नहीं चाहता। बस वर्ड लिमिट इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि आपको कम शब्दों में बोलने की आदत हो जाए, कम शब्दों में। एक मेरे साथ मैं जब पढ़ता था, एक स्टूडेंट था मेरे साथ झारखंड का, तो कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो उससे पहले पूरी भूमिका बनाता था ऐसे वैसे, तो टीचर परेशान हो जाते थे कि यार आधा क्वेश्चन तो तुम ही सॉल्व कर देते हो, फिर हमसे पूछते क्या हो। तो ये जो कोई चीज आप अगर 500 वर्ड में कहना चाहते हो, वो आपको 100 वर्ड में चाहता है, उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि कहीं पर भीड़ है, कहीं पर क्राउड है, आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में क्राउड तक कैसे पहुंचाओगे। आप जब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हो एज ए ऑफिसर, तो आपको क्राउड को संबोधित करना होता है, एक भीड़ को बोलना होता है, तो पूरी कहानी तो सुनाओगे नहीं, आप दो ही एक लाइन में बात करोगे, है ना, दो ही एक लाइन में बात करोगे ना, वो आपको आधा। मतलब सर कम में बोलो, मतलब कम बोलो, कम में बोलो, काम की बातें बोलो। हाँ, काम की बात, ये सर। वो सीधी सी बात है। अब मान लीजिए कहीं बाढ़ आई हुई है ना, और बाढ़ में लोग डूब रहे हैं और आप वहां पहुंच गए, तो आप वहां पे क्या समझाएंगे? आप ये तो नहीं बताएंगे बाढ़ क्यों आती है, ये भी नहीं बताएंगे बाढ़ के प्रभाव क्या है। आप क्या बताओगे कि देखो बाढ़ से हम कैसे आपको रिलीफ देने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम आपको सपोर्ट हेल्प कैसे करें। सबसे पहले उनको यही बोलोगे आप, जल्दी से जल्दी हम आपको निकाल के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, उसके बाद आपको प्राथमिक उपचार और खाने की व्यवस्था करवाएंगे, धीरे धीरे उनको रिहेबिलिट करेंगे, यही चीज बोलेंगे आप। जिसकी जरूरत हो, कहते हैं ना कि दुनिया मतलबी है, तो ये बात गलत नहीं है। मतलबी का मतलब है काम की बात करो यार। आपने फ्लड कैसे आता है पढ़ा है ना, वो जनता में जाके अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करना है जब फ्लड ना हो तो अप्लाई करना है, कि फ्लड अगली साल ना आए, इसके लिए आपने पढ़ा है। ये नहीं कहना है कि भाई जी हमें तो यही पढ़ाया गया है स्कूल में, हम तो पूरा बोलेंगे आप डूबो चाहे बचो, ऐसा बोलेंगे नहीं, है ना। तो ये चीज है, और ये चीज हमारे हम लोगों के टीचिंग में भी आती है। जैसे कई कई टीचर आप लोगों की लाइफ में आए होंगे, हमारी भी लाइफ में आए हैं, कि बहुत सारी बातें बोलते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। आप ये चाहते हो कि सर हमें वो चीज बता दें जो हमारे एग्जाम में आ जाए, सीधी सीधी बता दें। हम भी तो हम लोग यही चाहते हैं, दुनिया भर की बात से क्या मतलब। मैंने खुद हर कोई अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को फेस करता है, चाहे वो टीचर के रूप में आए, चाहे वो फ्रेंड के रूप में आए, कोई भी हो, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने किसने लिखे हैं क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि रोजगार रहित वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, क्या आप दृष्टिकोण से सहमत है? अपने पक्ष में तर्क दें। भारत की आर्थिक वृद्धि रोजगार रहित वृद्धि है। क्वेश्चन को समझ पाए थे ये? सर मैं नहीं समझ पाया सर इसको। ये क्वेश्चन आया इसलिए उठा है कि
रघुराम राजन ने कहा था, रघुराम राजन जो हमारे आरबीआई के चीफ रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर जीडीपी 1% बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, रघुराम राजन ने कहा है अगर जीडीपी 8 है, अगर वो 9 पहुंचती है तो पूरे देश में रोजगार डबल हो जाना चाहिए। ये इकोनॉमी का कहना है, ये इकोनॉमिस्ट का कहना है, श्री रघुराम राजन जी का, कि अगर किसी देश में जीडीपी 1% बढ़ती है तो रोजगार डबल हो जाना चाहिए। ठीक, हमारी जीडीपी 7% थी, 8% आई, रोजगार नहीं बढ़ा। हमारी जीडीपी 9% गई, रोजगार नहीं बढ़ा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या रीजन है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, जबकि इकोनॉमी का ये रूल है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है। ऐसा नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि हमारे यहाँ आर्थिक वृद्धि तो बताई जाती है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अब इसको हर सेक्टर में दिखाना पड़ेगा हमें आंसर में। अब इसको हमें हर सेक्टर, पहले देख लेते हैं किसी लिखा है क्वेश्चन को, एक बार ये देख लेते हैं। ये शायद गुड्डू सर मैंने लिखा है, मेरा देख लीजिए। अच्छा, एक IMF पे लिखा है, ये शायद स्वप्निल का है, और ये है नैना का। नैना तुम्हारा ही है ना ये? मेरा नो सर। ये किसका है? अच्छा सर ये हमारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप लोगों की राइटिंग में कंफ्यूजन होता है। सर ये मेरा है। ये मेरा है। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम वो तुम्हारा PDF में है। देखो आप लोग ना ऐसा किया कीजिए, पिक लेके भेज दिया कीजिए, तो पिक लेने में आसानी होती है, उस पर पेस्ट करने में। भारत एक बहुत यस सर। भारत एक बहुत विकसित अर्थव्यवस्था थी जिसके विश्व में अन्य भागों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे। औपनिवेशिक युग के दौरान अंग्रेज भारत में सस्ती दरों पर कच्ची सामग्री खरीदा करते थे। और ठीक है ठीक है ठीक है नैना, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं है, इकोनॉमी का है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखो सबसे बड़ी बात है, देखो अब हमें एक तो हमें सब लोगों को बता दूं, ये आपका जो भी आंसर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा है, फर्क ये पड़ता है कम से कम आपने शुरुआत तो की है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, कम से कम आपने शुरुआत की है, और जितना आंसर खराब रहेगा तो उतना आपको सुधार के चांस होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अभी ये क्वेश्चन आप नहीं लिखते, यही लिखते एग्जाम में, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो देखो नैना, एक बात ध्यान रखना, इसको हमने पूछा नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ जॉबलेस ग्रोथ। तो हमें प्रेजेंट में जॉबलेस ग्रोथ की बात करनी है। आपने जो ये लिखा है ना कंटेंट, ये हिस्ट्री का पोर्शन उठा लिया। ठीक है, हमें हिस्ट्री का नहीं लिखना है, यहाँ पर वर्तमान इकोनॉमी का लिखना है। तो हमें बस ये दिखाना है कि हमारे रोजगार, देखो ये कितने हमारे पास सेक्टर हैं। हमारे पास सेक्टर है अभी कृषि सेक्टर, कृषि क्षेत्र है। ठीक है, हमारे पास उद्योग क्षेत्र है। ठीक, हमारे पास सेवा क्षेत्र है। तो ये 3 क्षेत्र हैं। अब तीनों क्षेत्रों में हमें दिखाना है कि यह वास्तव में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो इसको दिखाना है। चलिए हम और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर फाइनली हम इसको करेंगे डिस्कस। ठीक है ना, ये इकोनॉमी के हिसाब से लेकर चलना है। उसके बाद ये लिखा है और ये जो क्वेश्चन है अर्चना जी, आपका क्वेश्चन ये वाला, किसी देश क्या, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। इसमें सजेशन दिया गया है। ठीक है, ये क्या नाम है, हाँ ठीक,
जी सर, मैंने मतलब इसमें मैंने अगर क्योंकि रोजगार और बेरोजगार से पूछा था, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मैंने थोड़ा उसको समझा और उसके बाद फिर मैंने एक गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं ना कि हमारा भी कुछ होना चाहिए, कि हम क्या समझते हैं इससे। तो उस पे मैंने थोड़ा गवर्नमेंट को लेके मैंने इसमें लिखा था कि मतलब गवर्नमेंट को रोजगार सृजन के लिए थोड़ा और प्रयास करने होंगे। एक चीज आपको ये दिखानी भी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जब भी हम देखो क्या होता है, फोकस क्या करना है आपको, रोजगार क्षेत्र कौन कौन से 3 है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो इसमें इन तीनों क्षेत्रों में कुछ हमें उद्योग बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव इसमें लेने पड़ेंगे। और एक तो हमें तीनों में बताना है कि वृद्धि तो हुई है लेकिन रोजगार वृद्धि नहीं हुई, न कृषि क्षेत्र में हुई है ना उद्योग क्षेत्र में हुई है। और ये क्वेश्चन IMF का, नैना आपका है ये? यस सर। ठीक है। दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे ना इसके जब भी ऐसा कुछ मिले ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये है। देखो ये क्वेश्चन में सब लोग फॉर्मेट समझिए, इसका क्या क्वेश्चन है, सही लिखा है आपने। इसमें 2 चीजें हमें समझना है। एक तो समझना है जैसे आपने लिखा है यहाँ तक है, बिल्कुल सही है। एक तो हमें इसका परिचय बताना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए शॉर्ट नोट में। दूसरा हमें इसके कार्य बताने हैं, फंक्शन बताने, क्या क्या काम है। और उसके बाद हमें इसका महत्व बताना है, अगर जरूरत पड़े तो, है ना, जरूरत पड़े तो। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको कार्य को और महत्व को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्या क्या कार्य है इसके हैं। क्योंकि जब पैराग्राफ में लिखते हो तो कार्य थोड़े खो से जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आपने यहाँ तक परिचय दिया, ये बात सही है, लेकिन अगर कार्यों का पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जितना हो सके सब लोग खूब लिखिए, और जो क्वेश्चन हम चेक करें वो भी लिखिए और ना चेक करें वो भी लिखिए। ये है, देखो, अच्छा ठीक है। सब प्रीवियस पेपर से ले सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल, जहां से भी मिले। प्रीवियस के खैर टफ है क्वेश्चन, हम तो कह रहे हैं NCERT से क्वेश्चन लिखिए, खूब लिखिए। आप ये सोचिए ना यस सर। कि कितना आसान क्वेश्चन है ये IMF, और इससे आसान क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट। और ऐसा नहीं है ये आपको नॉलेज है नहीं, बट ये है कि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, सो कैसे प्रेजेंट करें, ये आपके बहुत जरूरी है। और देखो इससे जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करें, आप ये मत सोचिए कि UPSC मेंस में ही इसकी जरूरत है। जब आप कहीं किसी को बताते हैं तो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बताएंगे। जैसे हम में और आप में फर्क क्या हो जाता है, जैसे हम आपसे कोई चीज डिस्कस करते हैं तो आप उसको बताते तो जरूर हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक नहीं रहता है। जब हम कोई चीज बताते हैं तो हम सिस्टमेटिक बताते हैं। फर्क क्या है कि ये पहले से पूरा हमारे दिमाग में फ्रेम फिट है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये सारा फ्रेम पूरा फिट है। तो आप ये, और जब ये पूरा फ्रेम फिट रहेगा ना तो आपको प्रीलिम्स में भी सपोर्ट करेगा, आपको इंटरव्यू में भी सपोर्ट करेगा, बोलने में भी सपोर्ट करेगा। सब जब आप कोई प्रेजेंट अच्छी बात तरीके से करना है, बस खाली है, प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंट। बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। और प्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ यही है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये लिखा उन्होंने, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, काम करती है यहाँ तक, ठीक है, परिचय हो गया, स्थापना हो गई, है ना, बिल्कुल ये यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखो आपने पूरे यहाँ तक ये आपने परिचय लिख दिया इसका, तो परिचय थोड़ा कम होना चाहिए, ये कार्य है। तो इस, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूरा लिखना पड़े 100 वर्ड में, ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये वाला, ये जो आपने लिखा है यहाँ से यहाँ तक परिचय, ये जो परिचय लिखा है ना, इसको परिचय को कीजिए आप 50 वर्ड में और इसको लिखिए 100 वर्ड में, तो अच्छा है। परिचय को मतलब कम परिचय को कीजिए। जैसे सीधे आपसे पूछे IMF क्या है,
तो सीधे आपसे ये जानना चाहेगा ना सामने वाला, अच्छा IMF के कार्य क्या है, कार्यों को वो जानना चाहेगा। तो जो पहली बॉडी है ना परिचय, परिचय हमेशा कम में दीजिए, परिचय। अच्छा मान लीजिए मेरे बारे में है, मैं अपने बारे में आपको पूरा बता दूं कि मैंने 5th क्लास यहाँ से किया, 8 यहाँ से किया, 9th यहाँ से किया, 10th यहाँ से किया, मेरा यहाँ घर है, यहाँ ननिहाल है, यहाँ ससुराल है, यहाँ चाचा है, यहाँ फूफा। क्या मतलब इससे? ये मेरा परिचय हो गया। आपकी काम की बातें नहीं है। आपकी काम की बातें क्या है कि जो हम यहाँ सर डिस्कस कर रहे यूपीएससी हैं की वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हैं? सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो भी ऑप्शनल, बस यूपीएससी की इतना बस इम्पोर्टेंट है उसका। मेरा मतलब सीधा सीधा है कि यूपीएससी के स्टडी में हमारा वो सपोर्ट करते हैं। बाकी क्या, बाकी हमें जानने से मुझे नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन शब्दों को कम करिए, इनको बढ़ाइए। कार्यों को हमेशा ध्यान रखना है, कार्यों को हमेशा बढ़ा के बताना है ना। हमें मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह की ननिहाल कहाँ है, हमें मतलब ये है कि मनमोहन सिंह ने कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की है। हमें मोदी जी के पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मोदी जी ने पिछले 8 सालों में क्या चेंजेस किए, उनकी हमें बात करनी है, ना कि हमें उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करनी है। वही प्रशासन में चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है अजय, समझ में आ रही बातें? आर्थिक वृद्धि रोजगार। यस सर। आर्थिक वृद्धि रोजगार सर ये हाँ सर ये वाला कर दिया सर चेक? हाँ, ये तो हो गया चेक से उधर ही। ठीक है, पहले उधर हाँ 2 जगह पेस्ट हो गया था हमसे ये। चलिए PDF ले लेते हैं आप लोगों का। अजय ने भी कुछ लिखा। अच्छा ये देख लेते हैं, स्वप्निल का क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थ विकास काफी समय से व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद निरंतर वृद्धि के साथ साथ जुड़ा हुआ है। समान रूप से व्यापक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि व्यापक। ठीक है, भारत में सबसे पहले उद्योग भारत के। ठीक है, देखो चीजें लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड चीजें कम है। ठीक है शुभनील, इसको समझना है। हाँ, कि जॉबलेस ग्रोथ, आपको यही बताना है कि जब अगर विकास होता है, ठीक है, तो रोजगार भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि विकास को तो दिखाया जा रहा है, हमारे देश में विकास को दिखाया जा रहा है, मगर रोजगार को नहीं दिखाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में भी रोजगार में कमी आई है, उद्योग क्षेत्र में भी कमी आई है, और सेवा क्षेत्र में भी कमी आई है। अब तीनों क्षेत्रों में बताना है। ठीक है, उसी को चीजें बतानी है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखें, तो कम से कम उसी के आसपास की चीजें रखिए, है ना, उसी के आसपास की। और ये इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी के क्वेश्चन हमेशा करंट बेस होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, रेलवे में जॉब नहीं है, SSC में पूरा करप्शन चल रहा है। ठीक है, और यूपी का हाल आप देख ही रहे हो। तो इन सारी चीजें आपको इसे रिलेट करनी है कि देश में जहां 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी 1 साल में देने की, नौकरियां मिली तो नहीं, नौकरियां चली गई हैं, वो डेटा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये तो खैर सही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें जब भी ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, यहीं से शुरू कर दिया काम करने का इसका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था, ठीक है, विश्व मोदी। वैसे ये क्वेश्चन काफी ठीक लिखा है, अगर आप सीधे काम पर भी बात करते हो तब भी ठीक है। ठीक है स्वप्निल, इसको करना क्या है, एक पैराग्राफ बनाना है इसका परिचय का, इसका परिचय का बनाना है, और परिचय में लिखना है
30 to 50 वर्ड, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ बनाना है, उसके कार्य लिखने हैं और उसका महत्व लिखना है, ठीक है, क्या इसका महत्व है, तो वो 100 वर्ड लिखना है, इस तरह से बनाना है। और इसके कार्यों को ना पॉइंट वाइज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह से पॉइंट वाइज कर सकते हैं तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एग्जामिनर को ज्यादा परेशान नहीं करना है ना। एग्जामिनर को हमें उस सर टॉपिक जैसे कि टॉपिक एक परिचय और एक कार्य अगर ऐसे डाल के करते हैं तो परिचय और कार्य मतलब हेडिंग डाल के, टॉपिक ऐसा हो। हाँ मतलब ऐसे हमको भी समझ में आएगा ना सर, ऐसे लिखने में कंफ्यूजिंग होती है, कुछ परिचय ऊपर हो जाता है तो कुछ नीचे हो जाता है। नहीं, हेडिंग तो कहीं नहीं डालना चाहिए। हेडिंग में पता है क्या होता है, हेडिंग्स वो तो सीधे सीधे है, इंट्रोडक्शन तो आप पहले सर टाइम वेस्ट होता है हेडिंग डालने से, नहीं टाइम वेस्ट होता है, हेडिंग डालोगे लाइन खींचोगे बहुत टाइम लगता है उसमें, नहीं, टाइम टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, दूसरा ये नहीं जैसे कि अभी मैंने ऊपर थोड़ा सा जैसे लिखते हैं ना, क्वेश्चन नहीं लिखते डायरेक्ट लिखते हैं कि आर्थिक वृद्धि रोजगार, तो जैसे ऊपर उतना लाइन डालने की जरूरत नहीं है, खाली परिचय फिर उसके बाद वो लिखो, फिर नीचे साइड में उसका जो बोलते हैं क्या कार्य है, तो फिर वो लिख दो। नहीं लिख सकते हो, लेकिन जहां तक हेडिंग डालने से बचना जरूरी इसलिए है कि पूरा फोकस फिर हेडिंग पे ही हो जाता है उसका, ये है। लेकिन फिर सर उससे मतलब थोड़ा ये नॉलेज है कि हम परिचय में क्या क्या वर्ड डाले हैं और कार्य में क्या क्या लिखे हैं, मान लीजिए एग्जाम में ना सही यहाँ तो कर सकते हैं ना सर। हाँ, मतलब फिर अगर 1 किए 2 किए 4 किए 10 किए तो अपने आप हो जाएगा परिचय और कार्य में अंतर। देखिए अब हम बताते हैं। पहली बात, हेडिंग डालने से बचने की सलाह इसलिए दी जाती है कि पूरा फोकस एग्जामिनर का हेडिंग पे हो जाता है, फिर वो समझ जाता है कि इसके अंदर क्या है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे मान लीजिए IMF है, IMF का परिचय का मतलब क्या है कि IMF क्या है उसका वो बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना इतने इतने में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, ठीक है। अगर याद हो तो इतने सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है, ये इसका परिचय हो गया, ठीक। अब जस्ट दूसरे पैराग्राफ में ये निम्नलिखित कार्य करती है, उनको पॉइंट वाइज कर सकते हो। ये निम्नलिखित कार्य करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो परिचय में सीधे सीधे आप ये चीज देखना, जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, हिंदू पढ़ते हो, जो भी दैनिक जागरण पढ़ते हो, तो जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें पूरे पेपर का, पूरे न्यूज का समरी होता है। कभी ध्यान देना इस चीज को, जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो तो आप ध्यान देना इस चीज को कि पूरे पैराग्राफ का समरी होता है उसमें, तो इसलिए उसके बाद वो धीरे धीरे खोलता है इंट्रोडक्शन के साथ ही। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड है, फंक्शन उसके बाद लिखना है हमें, फंक्शन हमेशा